आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में अध्यक्ष जी, ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश में जनतंत्र को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज इस सदन के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी हैं वो शायद जनतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। विपक्ष के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जब हमारा सदन शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। 8 दिन पहले जब शुरू हुआ था उसी दिन इन्होंने मीडिया में अनाउंस कर दिया था कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। सब लोगों को ये लग रहा था यार ये कैसे लाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो 14 आदमी चाहिए होते हैं, इनके पास तो 8 ही हैं। तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा, इन्होंने कहा नहीं हो गई ये बात, 6 से और हो गई ये बात। मेरे को पता नहीं यार, फिर मैंने कहा यार मेरे वाले ऐसे तो नहीं है। मैंने एक एक से बात करी। बोले जी धमकियां तो बहुत आ रही हैं, ईडी के जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तुम्हारा भी ऐसा हाल कर देंगे, जैसे जैन साहब का हाल करा, झूठे केस लगा दिए दोनों के ऊपर, झूठे केस लगा के तुमको भी अंदर कर देंगे, किसी को 20 करोड़ किसी को 25 करोड़, पता नहीं क्या क्या दिया लालच। तो इनको उम्मीद थी 14 हो जाएंगे इनके, लेकिन अध्यक्ष महोदय 14 तो दूर की बात है, एक भी नहीं गया। हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। आज मनीष जी और सतेंद्र जैन हमारे बीच नहीं है, 60 बच गए। 60 में से राजेश गुप्ता, प्रकाश झारवाल और रोहित मेहरोलिया दिल्ली के बाहर गए हुए, 57 बच गए। एक अध्यक्ष महोदय हैं, 56 बच गए। 56 यहाँ मौजूद हैं। इन सारी कोशिशों के ईडी, सीबीआई 25 करोड़ 50 करोड़, इनको कुछ नहीं हिला सकता। ये तो इनका कल तक इनको फिर लगने लगा कि भाई हमारे पास आदमी नहीं है, तो कल इन्होंने वो विड्रॉ कर लिया अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन। इनकी पार्टी हमारी जगह होती तो ये मीडिया में जाके नाचते गाते, हमारा अपमान करते, देखो गिर गया इनका मोशन। हम डेमोक्रेसी में यकीन करने वाले लोग हैं। मेरे दिल में आया कि ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं तो ये जरूर कुछ ना कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं, इनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तब मैंने कहा भाई ये नो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए कोई बात नहीं है, तो अपने ही दोस्त अपने ही लोग हैं, आज उस पार्टी में कल यहाँ होंगे। तो आज हम ये कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लेके आए हैं। पहली बार भारत के अंदर ऐसा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इनका हार गए, ला ही नहीं पाए, तब भी एक पार्टी ने वॉलंटरली अपनी मर्जी से कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, भाई कहो जो कहना है। तो आज इन्होंने कहा हम कंस्ट्रक्टिव, एक वो दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा को क्रिटिसाइज करें, हम चाहते हैं कि ये हमारी कमियां निकालें, हम चाहते हैं कि हमारी गलतियां निकालें जिससे हम सीख सकें। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं देख रहा था 65 मिनट का डिस्कशन हुआ है, 65 मिनट में से 35 मिनट विपक्ष को दिए गए हैं, 30 मिनट सत्ता पक्ष को। हमारे 62 एमएलए, इनके 8 एमएलए, पूरे देश के मैंने ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स जो भी हैं विधानसभाओं के और पार्लियामेंट के, वो मैंने निकलवा के पढ़े।
जितने एमएलए होते हैं प्रोपोर्शन में टाइम मिलता है। टाइम इनको 60 मिनट के हिसाब से, इनके 11% लोग हैं, इसके हिसाब से इनको 7 मिनट बनते थे। 7 की बजाय आपने 35 मिनट दिए इनको, 5 गुना। और मैं सारा बैठ के लिख रहा था ये क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही हाल रहा है। देखिए, केवल क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है। कुछ ढंग की बात तो करो, कुछ जनता की बात तो करो। कुछ केवल गाली गलोच, ये केजरीवाल ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। यार जनता के ढंग की बात करो, अच्छी बात करो। केजरीवाल ने 1000 कहा था, 995 क्यों बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए? अरे बना देंगे, बाकी भी बना देंगे, चिंता क्यों करते हो? जब उतने बना दिए ये भी बना देंगे। वहां पे शुगर की दवाई नहीं मिलती, दे देंगे, शुगर की दवाई भी दे देंगे। बाकी तो मिलती है, बाकी मिलती है, क्यों नहीं मिलती? आपका मैं पॉलीक्लिनिक में उद्घाटन करके आया था, मेरे को याद है, आपको साथ लेके गया था मैं। इन्होंने 2017 में भी कोशिश करी थी, बोले हमारी सरकार गिरा देंगे। तब तक हमें लगता था ये कुछ ज्यादा ही चाणक्य होंगे, अब तो पता चल गया खोखले हैं, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास दिखावा ज्यादा है, शोर ज्यादा है, अंदर कुछ नहीं है। तो 2017 में कहते थे 21 एमएलए तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, 21 को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतनों को तोड़ लेंगे। और फिर सरकार में बहुत दिमाग लगाता था यार, 70 में से 67 हैं हमारे पास, 3 इनके पास है, जब तक 4 रह जाएंगे मेरे पास तब भी मेरी मेजॉरिटी है। 3 इनके पास, 4 भी अगर मेरे पास है, मेरी मेजॉरिटी है, तो ये कैसे सरकार गिराएंगे? मेरी पल्ले के बाहर था, मेरी समझ के बाहर था। लेकिन पत्रकार आते थे, कहते थे अमित शाह लगा हुआ है और सरकार गिरा देंगे। 2017 में कोशिश कर ली, उसके बाद 2019 में कोशिश कर ली, 2020 में। अब मत करना यार, इज्जत थोड़ी भी अगर इज्जत बाकी है अब मत करना। अभी मैंने देखा था तेलंगाना के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने देखा होगा, स्टिंग हुआ था वहां पे। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता तेलंगाना की सरकार गिराने के लिए वहां के एमएलए को खरीदने पहुंचे। 3 बीजेपी के नेता बैठे हैं, 4 बीआरएस के एमएलए बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। 3 घंटे बातचीत चली, सारी रिकॉर्डिंग हो गई। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे बीएल संतोष साहब मिलेंगे तुमसे, अमित शाह जी मिलेंगे तुमसे, और 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं। तो वैसे रेट हमारे 25 लगा रखे हैं, उनके 50 लगा रखे हैं, ये गलत। अब कोशिश मत करना, इसके बाद थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो अब कोशिश मत करना। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते। फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूं, ये एक एक हीरा है हमारा। इनको किसी को, कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं तोड़ सकती। ये चले थे, आज तो चलो ये सरकार गिराने नहीं, 14 के लिए चले थे, 14 भी क्या, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं टूटा। तो डरोगे तो नहीं ना? अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना। और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है? अभी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं। बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है, थोड़ी सी गलती है।
ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया। मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है, इससे फालतू क्या है। बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। नारायण नराने के यहाँ बंदूक रखी, बोला जी बीजेपी में जाएंगे। वो शुभेंदु, ये जितने उदाहरण दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, यहाँ बंदूक रखी, उन्होंने चोरी कर रखी थी, घोटाले कर रखे थे। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में हैं, बीजेपी में। तो समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे? जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं कर। सारों को ईडी सीबीआई दिखा के सारे देश के लुटेरों को इन्होंने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया था, इस देश की जनता ने बहुत बड़ा, इतना भारी मैंडेट दिया था। वो चाहते तो इस देश की सूरत बदल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो चाहते तो इस देश को कहीं ना कहीं का कहीं ले जा सकते थे। क्या किया उन्होंने? देश में लूट मार, नफरत, लड़ाई झगड़ा, आज हर आदमी डरा हुआ है देश के अंदर। सबको साथ लेके चलते, जैसे हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम इनको भी साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलते। मनीष सिसोदिया ने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, प्रधानमंत्री जी मनीष जी को बुला के कहते मैं तेरे को देश कार्य शिक्षा मंत्री बना रहा हूं, मनीष सिसोदिया जा 10 लाख स्कूल ठीक कर दे देश के, तब बड़ी बात होती। उनको इतना बड़ा मौका दिया देश के लोगों ने कि कुछ का कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा मौका, आज सारे डरे हुए हैं। कल एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया था मेरे से मिलने के लिए, बोला जी एक एक करके सब लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, सब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, विदेशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? बोले कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी फलाना, कभी ढिमका, ऐसा डरा रखा है, सब लोगों को इन्होंने डरा रखा है, किसी को काम नहीं करने देते, ना खुद काम करते, ना किसी को काम करने देते, किसी को जीने नहीं देते, सब लोगों को डरा के रखते हैं। ये भी डरे पड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये 2 को छोड़ के बाकी सारी बीजेपी भी डरी पड़ी है, बाकी सबका इनका भी यही हाल है। मीडिया को डरा रखा है। मीडिया वाले जब उलट सुलट गंदी खबरें, गलत खबरें दिखाते हैं, कई लोग गालियां देते हैं मीडिया को, मीडिया ऐसे क्यों है, मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है, फलाना मीडिया। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मीडिया हाउस के मालिक के ऊपर 4-4 ईडी के केसेस बना रखे हैं इन्होंने। आप भी उनकी जगह होते, आप भी यही करते। मजबूरी है उनकी। जिस दिन ये पता चल गया ना मोदी जा रहा है, ये देखना ये मीडिया खा जाएगा इनको पकड़ पकड़। अभी मजबूरी है सबकी मजबूरी है। मीडिया वालों के एक मीडिया हाउस के मालिक के ऊपर इन्होंने 4-4, जब मर्जी जेल में डाल दें इसको, जब मर्जी जेल में डाल दें इसको, सबको डरा रखा है इन्होंने, जजों को डरा रखा है इन्होंने।
देश के सारे जज डरे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज डरे पड़े हैं, हाई कोर्ट के जज डरे पड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज डरे पड़े हैं, पत्रकार डरे पड़े हैं, रिपोर्टर डरे पड़े हैं, इनसे इंडस्ट्रियलिस्ट जज डरे पड़े हैं। जितनी ऑपोजिशन की सरकारें हैं, किसी को नहीं चलने देते। हमारी पंजाब में सरकार है, इस बार बजट सेशन नहीं होने दिया उनको। पंजाब सरकार का बजट सेशन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाना पड़ा। गवर्नर कहता है मैं फाइल जाती है ना हाउस की प्रोसीडिंग होने के लिए, फाइल जाती है एलजी साहब के पास, जैसे वहां गवर्नर के पास जाती है, वो तो फुल स्टेट है। गवर्नर फाइल लेके बैठ गए। एक दिन भगवंत मान जी ने कोई चिट्ठी लिख दी थी गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब को वो चिट्ठी पसंद नहीं आई, बोले मैं फाइल नहीं साइन करूंगा, बजट सेशन नहीं होगा। ये तो हद हो गई यार, बजट सेशन नहीं होगा, ये क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट में भगवंत मान को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में आदेश लेके आए। अभी तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, बता रहे 12 बिल के ऊपर 6 महीने से गवर्नर बैठा, साइन नहीं कर रहा। किसी ऑपोजिशन की सरकार को काम नहीं करने देते। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ऐसे देश तरक्की करेगा? भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा मौका गंवा दिया। मेरी अंत में इनसे यही गुजारिश है कि ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस, अब ये खेल खत्म करो यार। ट्राई करके देख लिया, नहीं बिकने वाले ये लोग। नहीं बिकेंगे, वहाँ हंस रहे हैं, नहीं बिकेंगे ये लोग। अब ट्राई मत करके देखना, ये लोग नहीं बिकने वाले। अभी 62 हैं हम लोग, उसके बाद 25 के बाद मैं उम्मीद करता हूँ वापस 67 हो जाएंगे हम लोग, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। अब श्री अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। कुछ मैं 5-7 मिनट और सदन के लूंगा। एक विशेष जानकारी दे रहा हूं। दिल्ली विधानसभा ने प्रश्नकाल से संबंधित अति आवश्यक डेटा को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। माननीय विधायकों, शोधकर्ताओं, मीडिया और बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए इस डेटा को व्यापक तरीके से सरलतापूर्वक उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। अब तक दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल से संबंधित डेटा केवल वर्ष 2015 से ही उपलब्ध था। इसे एक्सेस करना मुश्किल था। दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र DRC के फेलो आशीष कुमार, यामिनी सक्सेना, सिद्धार्थ सिंह, मंजेश राणा और अन्य ने उप सचिव श्री सदानंद शाह के निर्देशन में इस परियोजना पर कार्य किया और पहले से आसान तरीके से अधिकतम डेटा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। नए प्रारूप के तहत वर्ष 2008 से लगभग 10,000 तारांकित और अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति विधायक डेटा के माध्यम से ब्राउज कर सकता है और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही विधायक का नाम, विधानसभा क्षेत्र, सत्र संख्या, विभाग, विषय आदि का उपयोग करके जानकारी को आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। मुझे पूछे गए सभी प्रश्नों के संक्षिप्त विवरण के साथ संबंधित प्रश्न की मूल प्रति भी लिंक के रूप में संलग्न की गई है, ताकि कोई भी इसके बारे में विस्तार से जान सके। मैं इस कार्य के लिए दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र के फेलोज को हार्दिक बधाई देता हूँ। वो हो चुकी है पहले। चलिए, हाँ जी, मैं दुर्गेश जी दावत दें तभी तो करवाऊं। एक दिन का लंच तो बोले। चले, दुर्गेश जी का विवाह हुआ है, सदन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, बधाई। माननीय सदस्यगण, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। यह बार बार बताया गया है कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना विधानसभा का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। सरकार विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है और माननीय उपराज्यपाल को विधानसभा के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा विधानसभा का विषय
राज्य का विषय स्टेट सब्जेक्ट है और उपराज्यपाल इन मामलों में केवल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य कर सकते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ अधिकारी अपने संबंधित मंत्री की जानकारी के बिना उपराज्यपाल के अवैध और असंवैधानिक निर्देशों पर काम कर रहे हैं, जबकि मंत्री वास्तव में विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले कुछ वर्षों से विधानसभा और इसकी समितियों को सरकार के अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होने या विधानसभा और उसकी समितियों को जानकारी प्रदान करने के मामले में असहयोग का सामना करना पड़ रहा है। मुझे यकीन है कि वे माननीय उपराज्यपाल कार्यालय से सक्रिय लेकिन अवैध और असंवैधानिक समर्थन और संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। माननीय सदस्य